Dear students, today topic is principle of superposition of electrostatic force. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बताता है जब बहुत सारे चार्जेस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स अदर चार्जेस के द्वारा लगाए गए इंडिविजुअल फोर्सेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। कंसीडर कर लें यहाँ पर n पॉइंट चार्जेस हैं। कितने हैं? n पॉइंट चार्जेस। Q1, Q2, Q3, Qn, इसी के करस्पॉन्डिंग इनके पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3, Rn. Now consider a coordinate frame OXY. सपोज बहुत सारे चार्जेस हैं, एक Q1, Q2, Q3। इनकी पोजीशंस को डिफाइन कर दें। पहले वाले चार्जेस की पोजीशन यानी कि उसके पोजीशन वेक्टर सपोज R1 है। इसी तरीके से दूसरे के कितने हैं? R2। इसी तरीके से इसके कितने हैं बेटा? R3। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कंस्ट्रक्ट कर दें। ठीक है, हम जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल्स करता है, तो ऑब्वियसली Q2 चार्ज Q1 के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F12। इसी तरीके से चलिए Q2 Q3 के कारण करेगा। इसको 1 और 2 कर ले, इसको 3 कर ले बेटा। तो ये 1 2 के कारण 1 3 के कारण फोर्स कितना होगा? F13। 11th क्लास में आपने पढ़ा था पैरेललोग्राम। जब बहुत सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पर लगने वाला उनका रिजल्टेंट भी उसी ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो एक वेक्टर मैथमेटिकली इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनका रिजल्टेंट भी कहाँ होगा? इनके ठीक बीच में, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर। क्लियर? सपोज ये कितना है? क्लियर? F1। इसको इससे मिला दें, मैथमेटिकली इसको इससे मिला दें, तो आसानी से हम इसको अब कैलकुलेट कर सकते हैं F1 को। यानी कि जब बहुत सारे चार्जेस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स अदर चार्जेस के द्वारा लगाए गए इंडिविजुअल फोर्स के सम के बराबर होगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग F1 किसके बराबर होगा बेटा? F12 F13। अगर बहुत सारे चार्जेस होते तो ऑब्वियसली उनके द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होता? F1n के बराबर होता। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड के बीच में लगने वाला फोर्स। चलिए, तो यहाँ पर हम इनके पोजीशन वेक्टर को भी डिफाइन कर देंगे, क्योंकि आपने पीछे सेशन में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया था। तो यहाँ पर भी हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है? पहले F12 निकाल लें, F13 निकाल लें, इसी तरीके से F1n निकाल लें, इन सब का एल्जेब्रिक सम ले लें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? F1 के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट निकाल लें F12। चलिए
पहला चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए क्या करें, इनके यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दें। क्लियर, R12 यूनिट वेक्टर, और डिस्टेंस भी इतना R12 क्योंकि स्क्वायर होता है। पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दें R21। चलिए, फर्स्ट निकल आया। इसी तरीके से F13 निकाल लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 पहला तीसरे के कारण इनके पोजीशन वेक्टर R31 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, जैसे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में किया था। इसी तरीके से nth F1n निकाल लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn ओवर R1n Rn1 यूनिट वेक्टर। इन सब को क्या करें, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें पुट कर दें, तो देयरफॉर F1 की वैल्यू कितनी आएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते हैं। Q1 भी कॉमन है, तो उसको भी कॉमन ले सकते हैं। क्लियर, तो Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में कितना रहेगा, Q2 ओवर R12 R21 प्लस Q3 ओवर R13 R31 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से Qn ओवर R1n Rn1 यूनिट वेक्टर। चलिए, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है कि जब किसी भी एक पॉइंट पर जो बहुत सारे चार्जेस जब इंटरसेक्ट करेंगे तभी ये प्रिंसिपल लगेगा। अगर हम इसको चाहें तो हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी आगे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, ये टॉपिक आपको समझ में आया, इसको आपको करना है।